नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टारगेट फॉर आईएएस एंड एमपीएससी विद के। आज है 22 फरवरी 2021 और हम लोग डिस्कस करेंगे साथ ही साथ 21 फरवरी का भी करंट अफेयर्स, क्योंकि संडे को हमारी वीडियो आती नहीं, उतना अधिक करंट अफेयर्स होता भी नहीं है और एक दिन का हम लोग लेते हैं गैप, जिससे कि आपको रिवीजन का मौका मिले और मुझे कुछ रेस्ट करने का भी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर। अगर आप पहली बार इस चैनल को विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको सभी प्रकार के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। साथ ही साथ अगर आप इस लेक्चर की पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, किसी भी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है, आप हमारा लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहां आपको इस लेक्चर की पीडीएफ और जितने भी लेक्चर्स हैं पूरी की पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा, रचना पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया। साथ ही साथ जो नीति आयोग की बैठक थी उसमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पार्टिसिपेट किया था, तो उसमें भी काफी सारे करंट अफेयर्स उससे निकल कर आ रहे हैं, तो उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। कुछ योजना है जिनका जिक्र माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया और वह नेशनल लेवल पर उसका जिक्र किया गया, तो वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाती है। वैसे मैं योजनाएं आपको पहले बता भी चुका हूं, मगर उनका एक तरीके से आपका रिवीजन भी हो जाएगा और हमें उन योजनाओं के बारे में पता भी चल जाएगा कि कौन सी योजना कितनी अधिक इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर बिना समय गवाए हुए। दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है, रचना पत्रिका का विमोचन किसके द्वारा किया गया। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 2 है मंत्री मोहन यादव जी द्वारा, ऑप्शन नंबर 3 है मंत्री उषा ठाकुर जी द्वारा और ऑप्शन नंबर 4 है गृह मंत्री जी द्वारा। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2, मंत्री डॉक्टर मोहन जी द्वारा किया गया है। यह मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री हैं और रचना पत्रिका यह हमारी शिक्षा से संबंधित है। आगे हम देखेंगे क्या है इंपॉर्टेंट न्यूज। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 आप देख रहे होंगे, मंत्री उषा ठाकुर। यह कौन है? यह मध्य प्रदेश की सांस्कृतिक पर्यटन मंत्री हैं और आध्यात्म मंत्रालय इसी के अंतर्गत आता है और मध्य प्रदेश आध्यात्म मंत्रालय के अंतर्गत आनंद जो विभाग उसकी स्थापना करने वाला एकमात्र ऐसा राज्य था मध्य प्रदेश। तो यह भी आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने किया रचना पत्रिका का विमोचन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश में नई राष्ट्रीय नीति इसी सत्र से लागू हुई। तो यह भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश की जो नई राष्ट्रीय नीति है वह कब से लागू हुई। तो इसी सत्र में लागू होगी और शिक्षा के विविध आयामों को नई शिक्षा नीति में शामिल किया गया है। स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक के विभिन्न पहलुओं का नई शिक्षा नीति में समावेश है। मंत्री डॉक्टर यादव विंध्य कोठी भोपाल स्थित अपने निवास से संस्कृत विश्वविद्यालय उज्जैन में आयोजित राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी में वर्चुअल शामिल होकर मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विविध आयाम पर केंद्रित रचना पत्रिका का विमोचन किया। तो यह जो रचना पत्रिका है यह किसके द्वारा प्रकाशित है? मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी द्वारा। और यह किस पर बेस है? जो नई शिक्षा नीति है 2020 उस पर यह प्रकाश डालती है। अब जो वर्ड आया है आपको याद रखना है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अधिक बार पूछा जाता है। मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, तो यह क्या है? यह 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। इसको याद रख लीजिए, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। दोबारा से लिख देता हूं, 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। भोपाल में इसका मुख्यालय है और जो जितने भी हायर एजुकेशन है उससे संबंधित जितनी भी इंपॉर्टेंट जो बुक्स हैं और जो भी आप देखेंगे मध्य प्रदेश से संबंधित भी काफी अधिक बुक्स इसी के द्वारा निकाली जाती हैं और हिंदी के लिए स्पेशली यह समर्पित संस्थान है मध्य प्रदेश का। 1969 में इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों और यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। उच्च शिक्षा विभाग की बात हुई है तो उच्च शिक्षा संबंधित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। 1946 में मध्य प्रदेश का प्रथम जो विश्वविद्यालय था डॉक्टर हरि सिंह और विश्वविद्यालय, प्रारंभ में इसका नाम सागर विश्वविद्यालय था, इसकी स्थापना सागर में की गई थी, जो यह प्रथम केंद्रीय विद्यालय भी है, प्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है हमारे मध्य प्रदेश का। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश वन विभाग ने कितने करोड़ का राजस्व प्राप्त किया? यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और लेटेस्ट आंकड़ा है यह मध्य प्रदेश का। तो इस तरीके के जो आंकड़े हो जाते हैं वह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, स्पेशली फॉर द एग्जाम पर्पस रिव्यू। तो हम उनको यहाँ पर देख लेते हैं। तो 10 करोड़ रुपए का, 120 करोड़ रुपए का, 234 करोड़ रुपए का या 1023 करोड़ रुपए का। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1010 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है मध्य प्रदेश राजस्व विभाग, मध्य प्रदेश वन विभाग द्वारा। देखते हैं, वन विभाग ने 1010 करोड़ रुपए प्राप्त किए। वन मंत्री कौन है? श्री शाह जी हैं। प्रदेश में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में 31 जनवरी तक 1010 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जन हो चुका है। लक्ष्य 1399 करोड़ रुपए का रखा गया है। निर्धारित लक्ष्य को समय सीमा के पहले हासिल किया जाएगा, तो कर लिया जाएगा समय सीमा के पहले। तो यह भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि मैंने शुरुआत में आपको बताया था। नीति आयोग की बैठक में काफी अधिक इंपॉर्टेंट जो न्यूज निकल कर आई है, तो उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो नीति आयोग के कितने सूत्रीय एजेंडे को जमीन पर उतारेगा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान जी के अनुसार? तो नीति आयोग ने कुछ सूत्रीय एजेंडा दिया है विकास के लिए
से और उसको उतारने में मध्य प्रदेश हमेशा तत्पर रहेगा। तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कहा गया है, तो यह जो एजेंडा है विकास का, यह काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने सूत्री यह है, तो आपको ऑप्शन नंबर 1 है 6 सूत्री, ऑप्शन नंबर 2 है दोस्तों 10 सूत्री, ऑप्शन नंबर 3 है 8 सूत्री, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 6 सूत्री। यह पूरा का पूरा एजेंडा होगा जिसे जमीन पर उतारने की बात कही गई है माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा। और आपको मालूम होना चाहिए, कोरोना लॉकडाउन के बाद जब आप देखेंगे आत्मनिर्भर भारत की शुरुआत की गई थी मोदी जी द्वारा, तो उसी का फॉलो करते हुए मध्य प्रदेश द्वारा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश योजना शुरू की गई थी। और उसी से संबंधित एक और योजना है स्ट्रीट वेंडर योजना शुरू की गई थी, और उसके क्रियान्वयन में हमारा मध्य प्रदेश नंबर 1 रहा है दोस्तों पूरे भारत में। यह आपको याद रखना है। सबसे अधिक लोन मध्य प्रदेश में दिए गए हैं, 10,000 रुपए का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है जो भी रेडी ठेला लगाते हैं सड़क किनारे। और मध्य प्रदेश ने एक और कार्य किया, यह योजना स्पेशली शहरी केंद्रित थी, मध्य प्रदेश ने इसे ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर योजना में कन्वर्ट किया, जो भी काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए देखते हैं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य कब तक प्राप्त करने का रखा गया है। 2023 तक इसे प्राप्त कर लिया जाएगा। चलिए देखते हैं, नीति आयोग के 6 सूत्रीय एजेंडे को जमीन पर उतारेगा मध्य प्रदेश। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी द्वारा यह कहा गया। इस साल 10 लाख करोड़ के सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों यह जो शुरू की लाइन है काफी अधिक इंपॉर्टेंट है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूं। 10 लाख जो करोड़ रुपए की बात की गई है, 10 लाख करोड़ रुपए के सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है इस साल मध्य प्रदेश के लिए। तो यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितने लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों? 10 लाख करोड़ का सकल घरेलू उत्पाद का लक्ष्य रखा गया है मध्य प्रदेश के लिए। और मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रखे नीति आयोग में बैठक में अपने विचार, तो उन्होंने कुछ विचार रखे। कौन कौन से विचार थे उनको भी देखते हैं। जैसे कि नीति आयोग की संचालन परिषद सहयोग संघवाद का एक उदाहरण। संघवाद अर्थात दोस्तों फेडरलिज्म, जो कि राज्यों के सह अस्तित्व को मानता है, यह काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखते हैं, आपदा को अवसर में बदलने की नई प्रेरणा मिली। और तीनों कृषि कानून क्रांतिकारी हैं, अर्थात कृषि कानूनों के बारे में उन्होंने अपने विचार रखे। और आपको याद होना चाहिए, मध्य प्रदेश का एकमात्र जिला था जो कृषि कानून के अंतर्गत सर्वप्रथम न्याय देने वाला था। होशंगाबाद उसका नाम था। आई थिंक आप लोग उसे चेक कर लीजिएगा, मैंने उसे डिस्कस भी किया था। मैं कंफर्म नहीं हूं, शायद होशंगाबाद या बैतूल में कंफ्यूजन है मुझे, तो आप लोग उसे चेक करिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कौन सा पहला मध्य प्रदेश का जिला था। पूरे भारत में प्रथम जिला था दोस्तों, और काफी अधिक इंपॉर्टेंट हो जाता है वो। अगर आप लोग कमेंट सेक्शन में नहीं बताएंगे तो कल शायद मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो 6 सूत्रीय है एजेंडा, हमें याद रखना है। नीति आयोग से संबंधित कुछ फैक्ट बता देता हूं। इसकी स्थापना दोस्तों 1 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना हुई थी। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद इसकी स्थापना की गई थी, यह भी आपको याद रखना है। चलिए आइए देखते हैं। और ये नीति आयोग जो होता है दोस्तों, उसका जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है दोस्तों? उसका अध्यक्ष होता है दोस्तों, आपको याद रखना है, इसका अध्यक्ष होता है हमारे जो उस समय देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं वही उसके अध्यक्ष होते हैं। तो चलिए आइए देखते हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में कौन सी योजना शुरू की गई है? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर 2 है स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज, आपका ऑप्शन नंबर 3 है स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम होम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है, मैं कई बार यह योजना डिस्कस कर चुका हूं आपसे, स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज। काफी अधिक इंपॉर्टेंट योजना है, मैन्युफैक्चरिंग से संबंधित यह योजना है। विद इन 30 डे यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस विदाउट एनी एक्स्ट्रा गवर्नमेंट बर्डन। तो आपको किसी भी प्रकार की जो लाल फीताशाही है उसका सामना नहीं करना पड़ेगा मध्य प्रदेश में। यह पूरी की पूरी प्रक्रिया ट्रांसपेरेंट और ऑनलाइन कर दी गई है, जिसके माध्यम से ई गवर्नेंस का प्रयोग करते हुए आप इजी तरीके से विद इन 30 डेज यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन मध्य प्रदेश, विच विल हेल्प टू मेक इंडिया ग्लोबल हब ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो यह हेल्प करेगा इंडिया को ग्लोबल हब मैन्युफैक्चरिंग बनाने में, और मध्य प्रदेश को भी यह मदद करेगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का लक्ष्य प्राप्त करने में, जो कि 2023 तक के लिए रखा गया है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है पूरी न्यूज। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब, मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए मध्य प्रदेश में स्टार्ट योर बिजनेस इन 30 डेज योजना आरंभ की गई है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की अवधारणा को धरातल पर उतारने का काम हम करना है। स्थानीय युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए उन्हें आवश्यक प्रशिक्षण देकर कौशल विकसित करना आवश्यक है। इसके लिए मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क विकसित किए जा रहे हैं, जो कि काफी अधिक इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जैसा कि डेली बेसिस पर पूछता हूं मैं आप लोगों से क्वेश्चन, और आज का क्वेश्चन काफी अधिक इंपॉर्टेंट है और थोड़ा टफ भी है। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। मध्य प्रदेश में परिवहन निगम की स्थापना कब हुई थी? 1962, 1968, 1972, या इनमें से कोई नहीं। आई होप आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। दोस्तों धन्यवाद। दोस्तों कल मैं इस पर आप लोगों को काफी डीपली तरीके से समझाऊंगा, क्योंकि जो स्पेशली
जो आपके नेशनल हाईवेज़ हैं, राजकीय हाईवेज़ हैं, इनमें काफ़ी अधिक डिस्टर्बेंस है और डाटा हमेशा चेंज होता रहता है। तो इसका जो नवीन डाटा है 2020 के अकॉर्डिंग मैं आपको पूरा का पूरा बताऊँगा। कल की जो वीडियो होगी हमारी उसके लिए डेडिकेटेड होगी। इसका आंसर भी आपको उसमें दूँगा और आप लोग ज़रूर देंगे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। मैं आप सभी लोगों से उम्मीद करता हूँ और इसकी जो पीडीएफ है आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लीजिए। निःशुल्क है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी चार्जेस नहीं है। और दोस्तों इसका जो पूरा का पूरा लॉन्ग टर्म का डिस्कस मैं करूँगा क्योंकि यह करंट से संबंधित काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। इसमें हम देखेंगे मध्य प्रदेश के कितने कौन-कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग हैं जो मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, जो अभी करंट में गुजर रहे हैं, क्योंकि पुराना डाटा चेंज हो गया है और काफ़ी सारी बुक्स में भी अलग-अलग दिया है। तो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में होता है स्टूडेंट्स को, तो इसका कन्फ्यूजन मैं दूर करूँगा आप लोगों का कल की वीडियो में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है।